नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की करेंगे। हड़ताल में शामिल कर्मचारियों से सीएम ने अपील की है। हड़ताल से लोगों को असुविधा हो रही है, आप सभी कर्तव्यों का निर्वहन करें। कर्मचारियों के हित में काम सरकार कर रही है। पुरानी पेंशन योजना उसका एक उदाहरण है। कर्मचारियों के हित में आगे भी फैसला लेते रहेंगे। तो जो हड़ताल में शामिल हैं कर्मचारी, उनसे सीएम भूपेश बघेल ने अपील की है कि लोगों को असुविधा हो रही है और आप सभी कर्तव्यों का निर्वहन करें। कर्मचारियों के हित में सरकार काम कर रही है और पुरानी पेंशन योजना उसका एक उदाहरण भी है। कर्मचारियों के हित में आगे भी फैसला लेते रहेंगे। ये सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। तो जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं उनसे सीएम भूपेश बघेल ने अपील की है कि लोगों को असुविधा हो रही है, ऐसा ना करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। एक और बड़ी खबर है रायपुर से। हड़ताल पर सख्ती के बाद कर्मचारी फेडरेशन की बैठक हो रही है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने बैठक बुलाई है। कल दोपहर 2 बजे फेडरेशन कार्यालय में यह बैठक होगी। बैठक में आंदोलन को लेकर फैसला लिया जाएगा। सरकार ने 2 सितंबर तक हड़ताल खत्म करने का समय दिया है। अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल का आज 10वां दिन है और इसी पर आगे की रणनीति के लिए कल बैठक होगी। अधिकारी फेडरेशन का लगातार आज हमारे आंदोलन का 10वां दिन है और निश्चित रूप से इस आंदोलन के चलते मुख्य सचिव के द्वारा 29 तारीख को फेडरेशन को चर्चा के लिए आमंत्रित भी किया गया। तो एक तरफ चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया, उसके बाद में फिर 29 तारीख को एक पत्र जारी हुआ शासन का जीएडी की तरफ से कि कर्मचारियों को पर एस्मा की कार्रवाई की जाएगी, उसके छुट्टी की कटौती की जाएगी। और तो और हमारे पिछले 5 दिवस का जो हड़ताल था 25 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक का, उसका भी उसने हवाला दिया। तो हमने इस बात को लेकर फिर शासन के जिस माध्यम से हमारे मुख्य सचिव की चर्चा हुई थी उन तक हमने बात पहुंचाई। तो उसके तत्काल बाद अवकाश के दिन में 30 तारीख को इसके संबंध में फिर पत्र जारी हुआ और ये बात अभी जो कही जा रही है कि 1 तारीख या फिर 2 तारीख तक कर्मचारी हड़ताल पर लौटे तो तमाम जो हड़ताल की अवधि का है उसको फिर न वेतन कटौती की जाएगी, न कोई कार्रवाई होगी और वेतन का भी भुगतान किया जाएगा। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर लगातार जो आंदोलनरत है। प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी पूरे प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों और ब्लॉक तहसील जो आंदोलन पर हैं वो आंदोलन पर रहेंगे जब तक हमारे फेडरेशन का बैठक में कोई निर्णय तय नहीं होगा या मुख्यमंत्री के साथ में कोई वार्ता नहीं होती है। और ये भी जानकारी कि मुख्य सचिव के द्वारा मुख्यमंत्री से चर्चा की बात कही गई है, उसके बाद ही कर्मचारी हड़ताल से आने वाले समय में इसके बाद निर्णय हम ले पाएंगे। एक और बड़ी खबर है। संयुक्त अनियमित कर्मचारियों का हड़ताल का ऐलान है। 1 सितंबर से आंदोलन का ऐलान किया गया है। कलम बंद काम बंद आंदोलन का ऐलान किया गया है। सभी विभागों के कर्मचारी आंदोलन में शामिल होंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। संयुक्त अनियमित कर्मचारियों का हड़ताल का ऐलान हुआ है। 1 सितंबर से आंदोलन का ऐलान किया गया है। बता दें आपको, कलम बंद काम बंद आंदोलन का ऐलान इनके द्वारा किया गया है। सभी विभागों के कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। हमर छत्तीसगढ़िया सरकार से जम्मू 5 लाख अनियमित कर्मचारी संविदा दैनिक वेतनभोगी अंशकालीन श्रमिक दर के अस्थायी श्रमिक मन इकट्ठा होके संवेदनशील छत्तीसगढ़िया सरकार के तिरन आप मांग लेके जाथन कि आपके जो वादा रही 10 दिन में नियमितीकरण करे के तेल ला आप नियमित कराओ। बीच में 2 साल के बाधा रही से ओला हमन स्वीकार करथन, पर अब सब ला आप खुश करे हो हर वर्ग ला, तो हम वर्ग कुछ न कुछ आप देवो। यही कामना के साथ हमन 5 लाख मन जाथन। एमा हमन सब छत्तीसगढ़िया आदमी हन, आदिवासी ओबीसी वर्ग से, एसटी एससी वर्ग से, जनरल वर्ग से, सब 5 लाख काम करिए मन कि बहुत उम्मीद है सरकार ले कि हमारे पर कुछ न कुछ जरूर करी। कोरबा से बड़ी खबर है। अहिरन नदी में बच्चे के डूबने की बात सामने आ रही है। बता दें, डूबे बच्चे की लाश बरामद हो चुकी है। दूसरे बच्चे की भी लाश बरामद हुई है। नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूबे थे। कुसमुंडा थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रही है। नदी में डूबे बच्चे का शव बरामद हो चुका है। दूसरे बच्चे का भी शव बरामद हो गया है।
अहिरन नदी से 2 बच्चों का शव बरामद हुआ है। नदी में बच्चे डूबे थे और अब शव दोनों के ही बरामद हो गए हैं। नदी में डूबे बच्चे का शव बरामद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूसरे बच्चे का भी शव बरामद हो चुका है। नदी में नहाने के दौरान बच्चे डूब गए थे, 2 बच्चे डूबे थे। कुसमुंडा थाना क्षेत्र की एक घटना है। दूसरे बच्चे का शव भी बरामद हो चुका है। धमतरी जिला जेल में कैदी ने फांसी लगाकर जान दे दी। 18 साल का अरबाज अली, जो मार्च महीने से आर्म्स एक्ट के तहत जेल में बंद था, उसने आज सुबह करीब 3 बजे बैरक के अंदर ही खिड़की में फंदा लगाकर फांसी लगा ली। पूरी घटना जेल में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। सुबह जेल स्टाफ को इस घटना का पता चला। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक पहले भी एक बार जेल में आत्महत्या की कोशिश कर चुका था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका, लेकिन परिजन बता रहे हैं कि जेल में वो काफी परेशान रहता था। ऐसा बात है कि आपके भाई ने फांसी लगा लिया है, तो वही बात के लिए मैं अंदर गया था। मैंने फुटेज देखी जो पुलिस महोदय ने दिखाई, तो देखा मैंने कि रात 3 साढ़े 3 बजे लगभग उन्होंने अपने गले में फंदा डाला, यही टॉयलेट में, और अपने आप को मारने की कोशिश की और मार ली। गरियाबंद से बड़ी खबर है, बता दें फर्जी नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 फर्जी नक्सली को गिरफ्तार किया। फर्जी नक्सली बनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 5 लाख फिरौती वसूलने का भी आरोप है इन पर। घटना का मास्टरमाइंड निकला है आत्मसमर्पित नक्सली गौतम चक्रधारी। रायपुर के सड्डू और मोवा के फर्जी नक्सली की भी गिरफ्तारी हुई है। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। छुरा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। फर्जी नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें पुलिस ने 6 फर्जी नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छह फर्जी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी नक्सली बनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 5 लाख फिरौती वसूलने का भी आरोप है इन पर। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, नक्सलियों को, फर्जी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या ज्यादा जानकारी इस वक्त? जी देखिए, इसमें बता दें कि गरियाबंद पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। जानकारी ये मिली है कि ये जो नक्सली है, 6 नक्सली फर्जी नक्सली बनकर छुरा थाना क्षेत्र के ग्राम परशदा खुर्द के सरपंच के घर नकाबपोश धारी करके ये उनके घर घुसे और हथियार लेकर, जो हथियार है वो भी एयर गन वगैरह है, उसको लेकर नक्सली बनकर उनके घर घुसे और जान से मारने की धमकी देते हुए 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। जब इस पीड़ित ने इसकी रिपोर्ट छुरा थाना में करवाया गया तो छुरा थाना प्रभारी इस घटना को लेकर उच्च अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस कप्तान जे.आर. ठाकुर के निर्देश पर एक विशेष टीम बनाई गई जी। जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर इन तमाम फर्जी नक्सलियों का पता किया गया और कार्रवाई करते हुए 6 फर्जी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसमें बता दें कि इनके पास से एयर गन और नक्सली वर्दी, घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री को भी जब्त किया गया है। तो कहीं न कहीं गरियाबंद जिले में गरियाबंद पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। और ये जो नक्सली है, मिली जानकारी के अनुसार 2019 में भी ये फर्जी नक्सली जो मुख्य मास्टरमाइंड है, आरोपी गौतम चक्रधारी, इसे गिरफ्तार किया गया था। सड्डू मोवा रायपुर से भी एक फर्जी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। ठीक, शेख इमरान, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी को साझा करने के लिए। जशपुर में इन दिनों बूस्टर डोज लगाने के नाम पर खाना पूर्ति करने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बूस्टर डोज अधिक से अधिक लगाने के निर्देश दे रहे हैं, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग सिर्फ कागजों में लोगों को वैक्सीन लगाना
शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि बूस्टर डोज की खानापूर्ति की शिकायत करने पर अधिकारी कोई कार्रवाई करने के बजाय कर्मचारियों को क्लीन चिट दे रहे हैं। जो है अभी मतलब बूस्टर डोज लगने का था, लेकिन बूस्टर डोज लगा नहीं। उसके बाद मेरे मोबाइल में जो है मैसेज आ गया है कि सक्सेसफुल आपका जो है बूस्टर डोज लग गया है। मेरे साथ क्या होगा कि अभी जो टीका जो लगने वाला था वो लगा नहीं है और मैसेज में आ गया है पूरा सक्सेसफुल करके। सर मैं तो कितने बार इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, नहीं आ रहे हैं कोई लगवाने, और आ भी रहे हैं लगवाने, उनको स्वेच्छा से मैं लगा रही हूँ सर। ग्रामीणों का आरोप है कि आप उनको बता नहीं रहे हैं और कोई मतलब मैं लग नहीं रहा। नहीं सर, मैं कितनों बार इन्फॉर्म घर घर भेज रही हूँ मैं मितानिन को सर, ऐसी बात नहीं है। और मैं रंगपुर कुड़ाटम नहर हर जगह जाके लगा रही हूँ सर। यहाँ भी मैं कितने बार यहाँ कैंप लगा रही हूँ, वो खुद नहीं आएंगे तो क्या कर सकती हूँ सर मैं। आपसे जो चर्चा हुई, आपके द्वारा जो जानकारी दी गई थी कि कलिया के पास के गांव में इस तरह के कुछ हो रहे हैं करके, तो मैं वहाँ के बीपीएम से बात किया था, तो उनका कहना है कि विगत 22-23 तारीख आसपास को एक कोई यादव करके कलिया के पास के हैं, उनका गलती से चढ़ गया था इस तरह का। बाकी वहाँ के बीएमओ से हम चर्चा करते हैं और अगर इस तरह का कोई गलती हो रहा है तो उसको रोकेंगे। एशिया कप में आज इंडिया और हांगकांग का मैच होना है। भारतीय समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अपने पहले मैच में पाकिस्तान को पटकनी देने के बाद आज होने वाले मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमी काफी उत्साहित हैं। राजधानी रायपुर में मैच से पहले युवाओं ने इंडिया इंडिया के नारे लगाए। एशिया कप में इंडिया और हांगकांग का आज मैच है और उससे पहले युवाओं का उत्साह देख लीजिए कि हर कोई ये चाहता है कि इंडिया फिर से आज जीते। और जिस तरह से पाकिस्तान को पटकनी दी इंडिया ने, फिर से आज हांगकांग को मैदान में धूल चटाए। तमाम युवा हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। क्या उम्मीद आज इंडिया का मैच है? आज इंडिया और ही भी अच्छा खेलेगा। जो जिस हिसाब से पिछले मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, आज की और ज़्यादा अच्छा खेलेगा। क्या कहेंगे? सभी मैच इंडिया विन करेगी और हमारी बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है और हम सब लोग ये बोलना चाहते हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जय इंडिया। इंडिया फाइनल तक जाएगा। हाँ, क्या कहोगे? पीछे क्यों भाग रहे? इधर आगे आओ। तुम तो इतने लंबे हो, बुमराह टाइप दिख भी रहे हो। यस सर। क्या कहना चाहते हो? इंडिया का मैच है आज। हमें बहुत उम्मीद है आज जीतने की, लेकिन अगर फाइनल में नहीं जाएगा तो सब हम लोग का दिल टूट जाएगा। अगर जाना चाहिए इंडिया फाइनल में। जय इंडिया। इंडिया तो जीतेगा ही, कंफर्म है। भारत माता की जय। कोहली का 71st सेंचुरी आज पक्का है। तो ये उत्साह देख लीजिए। उत्साह बताता है कि भले मैच एशिया कप का हो, लेकिन जो उसका उत्साह है युवाओं का, वो राजधानी रायपुर में भी दिखाई पड़ रहा है। हमें भी उम्मीद है कि इंडिया पिछले मैच के तर्ज पे भी इस मैच में भी अपने विरोधी टीम को पटकनी दे और एक बार फिर से इंडिया का वर्चस्व क्रिकेट जगत में बुलंदियों तक पहुंच सके। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी स्थित गांधीनगर में गणेश पंडाल के रूप में टाइटैनिक जहाज बनाया गया। 110 फीट चौड़े और 70 फीट ऊंचे इस पंडाल को बनाने में पूरे 45 दिनों का समय लगा। इस पंडाल को कोलकाता से आए कारीगरों ने बनाया। इस जहाज पर गणेश महाराज विराजमान होंगे। टाइटैनिक जहाज पर विराजेंगे महाराज गणेश। इस वक्त हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ के टाइटैनिक पे। पहले तस्वीर देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ का टाइटैनिक यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। दरअसल ये टाइटैनिक कोई जहाज नहीं बल्कि गणेश पूजा के लिए बनाया जा रहा है पंडाल है। राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी चौक पे ये भव्य जो जहाज है, टाइटैनिक जहाज, जिसे छत्तीसगढ़ की टाइटैनिक नाम दिया गया है, इसका निर्माण किया जा रहा है। समिति के लोग हैं, हम उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बना रहे हैं आप लोग, बताइए। ये टाइटैनिक के टीम में बना रहे हैं। ये जो भी मतलब आपके सामने जो ये पंडाल दिख रहे हैं, इसके पूरा मार्गदर्शन और हमारे मूर्ति के जो मार्गदर्शक है हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री परमानंद सिंह जी, उनके ही मार्गदर्शन में हम ये सुंदर सा टाइटैनिक के रूप में, इस तरह सजावट के रूप में, उनके आकृति में एक पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। प्रतिमा भी जो बन रही है उसमें भी आदरणीय हमारे बड़े भैया परमानंद सिंह जी की, उनके विशेष सहयोग और विशेष मार्गदर्शन और गाइडलाइन उन्हीं का ही है। उनके ही माध्यम से ये पंडाल का निर्माण हुआ है। कितने दिन का मेहनत है? आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं? लगभग 1.5 महीना हो गया हम लोग को मेहनत करते दिन रात। अभी भी देख सकते हो रात भर कोई सोए नहीं है। अभी भी हम लोग पूरे रात भर जग के काम करवा रहे हैं। अभी कुछ फाइनल काम बचा है, आज लास्ट दिन है। देख सकते हो हमारे सब कार्य।
मिनी इंडिया कहलाने वाले भिलाई में गणपति उत्सव की धूम है। पूरे विधि विधान के साथ आज शहर में गणपति विराजेंगे। यहाँ पर गणेश जी का भव्य दरबार तैयार किया गया है। 9 दिनों तक ट्विन सिटी में गणेश जी की धूम रहेगी। ट्विन सिटी भिलाई दुर्ग गणपति बप्पा के नारों से गूंज उठी है। आज गणेश जी का पहला दिन है और आप देख सकते हैं कि गणपति बप्पा को विराजित करने के लिए किस तरह से खूबसूरती से उनका दरबार सजाया गया है। जिन दृश्यों को हम दिखा रहे हैं ये भिलाई का सबसे अहम पंडाल है जिसने 1 से अधिक मूर्तियों को स्थापित करने का रिकॉर्ड बनाया है। मैं बात कर रहा हूँ होडको सांस्कृतिक मंडल की, जिसने इस बार भी 1 से अधिक मूर्तियां बैठाई हैं। 62 मूर्तियों की इस साल पूजा अर्चना की जाएगी। कोरोना काल के बाद में ये पहला मौका आया है जब फिर से एक स्टेज मिला है। यहाँ पर 1 से अधिक मूर्तियां बिठाई गई हैं और लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। इस बार जो गणेश जी है ये पेशवाई रूप में गणेश जी है, 10 फीट के है और इस बार तो मुझे लगता है पूरे भिलाई में बहुत उमंग रहेगा। गणेश जी का उत्सव जो 2 साल के बाद शुरू होने वाला है। अब कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों में? एक्साइटमेंट है 2 साल से जो हम लोग छोटे से रूप में मनाए थे, इस बार बहुत ज़्यादा उत्साह में, पूरी टीम उत्साह में है और बहुत बड़ा हम लोग का जो आयोजन होता है। सबसे हमारे आयोजन का सबसे खास बात यह है कि पूरे विधि विधान से, रीति रिवाज से, पूर्ण धार्मिक प्रवृत्ति से हम लोग करते हैं। उसी कारण हम लोग के साथ आज 65 परिवार जुड़े हैं जिन एक मूर्ति का उनसे सहयोग। अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर नवजात शिशु का कटा हुआ सिर मिला है, हाथ मिला। मेडिकल अस्पताल के सामने सिर और हाथ मिला है। नवजात शिशु का धड़ गर्दन से गायब मिला है। सिर को नोच नोच कर कुत्ते खा रहे थे। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। गढ़ा थाना क्षेत्र के मेडिकल अस्पताल के सामने की घटना आपको बता रखे हैं। पुलिस ने नवजात शिशु के सिर और हाथ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जमीन में दफन नवजात के शव का हिस्सा होने का पुलिस अनुमान जता रही है। मेडिकल अस्पताल के पीछे दफन किए जाते हैं नवजात मृतक शिशुओं के शव। मेडिकल अस्पताल के सामने हाथ और पैर कटा हुआ मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, नवजात शिशु के सिर और हाथ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जमीन में दफन नवजात के शव का हिस्सा होने का पुलिस अनुमान भी जता रखी है। फिलहाल जांच जारी है। सिर को नोच नोच कर कुत्ते खा रहे थे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आपको बता दूं कि ऋतु विभत्स कर देने तरीका और कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं, इसलिए इसे हम दिखा भी नहीं सकते हैं। मासूम नवजात का ये शव है जो कि धड़ से अलग है, सिर अलग मिला है और एक हाथ भी मिला हुआ है। और ये ठीक मेडिकल अस्पताल के सामने दरअसल नवजात का ये जो कटा हुआ सिर था और जो हाथ था वो पाया गया। क्षेत्र में दहशत सी फैल गई। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और उसने कटे हुए सर को और जो हाथ मिला है उसे पीएम के लिए भिजवा दिया है। बहरहाल ये संभावना जताई जा रही है जिस प्रकार से शत विषित हालत में जो शव का हिस्सा मिला है नवजात का, कि मेडिकल अस्पताल के पीछे दरअसल जहां नवजात बच्चों की जो मृत हो जाते हैं उनके शव को दफनाया जाता है। अमूमन वहां शायद किसी कुत्ते ने नोच के शव को ले आया था सड़क तक, लेकिन फिलहाल अभी इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। पीएम के बाद ही स्पष्ट होगा। पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है और आखिर कुत्ते कैसे नवजात के शव को नोच रहे थे ये भी कहीं ना कहीं जांच का विषय है। क्या प्रॉपर रूप से संस्कार नहीं हो पाया था या क्या वजह रहती है, जो भी हो पीएम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी पूरी कहानी। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रतीक। ग्वालियर की बात करेंगे। छात्रा के साथ रेप की खबर है। मकान मालिक के बेटे ने रेप किया है। पीजीडीसीए करने ग्वालियर आई थी छात्रा ने ठाटीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। वारदात के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, मकान मालिक के बेटे ने युवती के साथ रेप किया है, आखिर क्या जानकारी मिल पा रही है? युवक क्या पकड़ाया और क्या क्या युवती ने कहा है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर के ये ठाटीपुर थाना क्षेत्र के संजय नगर इलाके की घटना है। कल रात 8:30 बजे के लगभग का पूरा ये घटनाक्रम है। दरअसल धार जिले की रहने वाली एक युवती ग्वालियर में किराए के मकान में रहती है। वो यहाँ पीजीडीसीए कर रही है कॉलेज से। तो यही वजह है कि जब वो कल रात को अपने रूम में ही थी, उसी दौरान उसके मकान मालिक का लड़का मनोज यादव घर में कमरे में घुस आया। उसके बाद उसने उसको जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है और उसके बाद वो उसे धमकाकर फरार हो गया। छात्रा ने किसी तरह से रात में ही अपने परिवार वालों को फोन किया। परिजनों की सलाह के बाद ग्वालियर में रहने वाले उसके
जो रिश्तेदार है उन रिश्तेदारों को खबर दी और उसके बाद युवती अपने रिश्तेदारों के साथ थाटीपुर थाने में पहुंची देर रात और सुबह ये मामला दर्ज किया गया है। इस मामला में रेप का मामला दर्ज किया गया है मनोज यादव के खिलाफ और उसके बाद जैसे ही जानकारी लगी तो देर रात ही मनोज यादव जो आरोपी है वो फरार हो गया था। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सुशील। रतलाम में स्कूल के टॉयलेट में कैमरा लगाने के मामले को राष्ट्रीय बाल आयोग ने संज्ञान में लिया। आयोग के अध्यक्ष ने दावा किया है कि रतलाम जिला प्रशासन को स्कूल प्रशासन के खिलाफ एफआईआर करने को कहा गया। राज्य बाल आयोग पर किसी तरह की कार्रवाई के सवाल पर कानूनगों ने कहा कि राज्य बाल आयोग स्वतंत्र होते हैं, राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं, इसलिए किसी दूसरे आयोग पर टिप्पणी नहीं करते। हालांकि उन्होंने दोहराया कि कानून का उल्लंघन हुआ है तो एफआईआर दर्ज हो, ये सुनिश्चित करेंगे। एक टॉयलेट के अंदर स्कूल के शिकायत मिली थी कि वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ पे राज्य के जो आपके प्रतिनिधि थे राज्य बाल आयोग के, उन्होंने उसको क्लीन चिट दे दी, लेकिन ज़िला प्रशासन ने स्कूल से कैमरे हटवा लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है, तभी कैमरे हटे हैं। दूसरी तरफ आपके लोग जो कह रहे हैं कि नहीं साहब कुछ ठीक है, आपत्तिजनक शब्द लिखे थे इसलिए कैमरे लगाए, प्रिंसिपल ने सही किया। देखिए, रतलाम से बच्चों के इस प्रकार के शोषण की घटना ये पहली हो ऐसा नहीं है। वहाँ हॉस्टल में बच्चे की सस्पिशियस डेथ की भी एक घटना हुई थी, उसकी भी जांच की गई थी। इसी तरीके की एक संस्थान में हुआ था। ये जो कैमरे वाली बात हमारे पास आपके माध्यम से संज्ञान में आई है, हम डेफिनेटली इसमें नोटिस इशू करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि पॉक्सो का ये उल्लंघन है तो पॉक्सो के रिलेवेंट सेक्शन में एफआईआर हो पाए। बच्चों की निजता को भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और ये तो पोर्नोग्राफी है, इसके अगर किसी के आप बाथरूम में कैमरा लगा रहे हो और उसको वॉच कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई पीडोफिलिक नेचर का वहाँ पे आदमी है जो बच्चों के इस प्रकार के शोषण में इन्वॉल्व है, इसलिए उसके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए। सर वो तो एफआईआर होगी अगर इस तरह का गलत कानून आप बता रहे हैं कि किया है, लेकिन जो बाल आयोग के सदस्य हैं राज्य के, वो तो स्कूल को कहते हैं कि साहब उन्होंने बड़ा सही किया प्रिंसिपल ने। तो क्या आप अपने जो सदस्य हैं उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे? ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों स्कूल को क्लीन चिट दे रहे हैं? देखिए, राज्य बाल आयोग, सभी राज्य बाल आयोग स्वतंत्र आयोग होते हैं और वो राज्य सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होते हैं। ये किसी दूसरे आयोग पे मैं टिप्पणी करना उचित नहीं मानता, लेकिन अगर कहीं पॉक्सो जैसे एक्ट का गंभीर उल्लंघन हुआ है तो हम डेफिनेटली उसमें एफआईआर हो ये इंश्योर करेंगे। तो प्रियंक कानूनगो साहब कह रहे हैं कि रतलाम में कानून का उल्लंघन हुआ है और पॉस्को के तहत जिला प्रशासन को एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए जाएंगे। कैमरामैन अंकित के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।